नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ संबंधिया के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो कहानी है, एक मानवीय संवेदना की कहानी है, जिसमें संबंधिया जो पात्र है उसको उजागर किया गया है। एक अत्यंत मार्मिक कहानी है और मैं कहानी के शीर्षक का अर्थ बताना चाहूँगी कि संबंधिया कौन होता है। संबंधिया उसे कहा जाता है जो संवाद या समाचार ले जाने वाले व्यक्ति को संबंधिया कहा जाता है। वैसे तो आज के टाइम में हर गांव क्षेत्र में हर जगह डाकघर होते हैं, तो लेटर्स वगैरह के थ्रू होता है। लेकिन जो संबंधिया एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गुप्त समाचार ले जाने का कार्य करता है। तो पाठ को पूरी तरीके से समझने के लिए अब हम पाठ में आगे की ओर बढ़ते हैं, वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। और पाठ की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप पाठ को अच्छी तरीके से समझ सकें। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको ध्यान रखें, उनको अपने पास नोट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं, जो है संबंधिया। और इसके जो रचनाकार है वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी। और फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में आप जानते ही हैं कि ये एक आंचलिक कथाकार है, यानी हिंदी साहित्य में इन्होंने जो प्रेमचंद जी की जो विरासत है उसको नई पहचान और नई भंगिमा इन्होंने प्रदान की है। और जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं उन्होंने आंचलिक शब्दों का बड़ी संवेदनशीलता के साथ अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम। और जो तीसरी कसम है इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। और जो मैला आंचल और परती परिकथा है ये इनके उल्लेखनीय उपन्यास है। अगर हम फणीश्वर नाथ रेणु जी का परिचय देना चाहें तो बहुत ही लंबा इनका परिचय है, पर मैं आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया है। अब हम यहाँ मुख्य पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ है संबंधिया। ये जो पाठ है संबंधिया, इस कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत की गई है। इसमें एक नारी जो असहाय है, जो सहनशील है, जो सब कुछ सहती आ रही है, उसको किसी का सहारा नहीं है और वो सहनशील है, सब कुछ सहती आ रही है। उस नारी के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। साथ ही साथ जो हरगोविंद, इस पाठ का जो पात्र है हरगोविंद, वो भी एक संबंधिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर पाठकों के सम्मुख जो है उपस्थित हुए हैं। और इस पाठ के जो मुख्य दो पात्र हैं वो हैं बड़ी बहुरिया और हरगोविंद, जो इस पाठ का संबंधिया जिसके ऊपर ये पूरा पाठ है। और पाठ किस प्रकार आगे बढ़ता है, पाठ किस प्रकार गति प्रदान करता है कि संबंधिया कहानी एक मार्मिक कहानी है और संवाद या समाचार ले जाने वाले व्यक्ति को संबंधिया कहा जाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस पाठ का जो पात्र है हरगोविंद एक संबंधिया है। यद्यपि आज गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, पर किसी गुप्त समाचार को ले जाने की आवश्यकता संबंधिया को बुला ही लेती है। गांव की बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया, दूसरा जो पात्र है वो है बड़ी बहुरिया, यानी जो गांव की हवेली है उसकी पुत्र वधू है, ने अपने मायके समाचार भेजने के लिए हरगोविंद को बुलाया। अब मैं बता ही चुकी हूँ शुरू में कि डाकघर है, लेटर्स भेज सकती है, जो भी है, लेकिन कुछ पर्सनल मैसेज होगा जो शायद वो लेटर के थ्रू नहीं भेजना चाह रही होगी, इसलिए उसने हरगोविंद यानी संबंधिया को बुलाया। यह बड़ी हवेली कभी रौनक वाली होती थी, पर अब सब कुछ बिखर गया। यानी इस घर में, इस हवेली में पहले चहल पहल रहती थी, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, खूब भरा पूरा परिवार था, खूब आर्थिक रूप से वो स्ट्रॉन्ग थे, स्टेबल थे। लेकिन अब सब कुछ बिखर गया है। बड़े भैया के मरते ही, यानी बहुरिया के जो पति हैं उनके मरते ही तीनों भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा करके सब कुछ आपस में बांट लिया और वे गांव छोड़कर शहर जा बसे। गांव में बस रह गई बड़ी बहुरिया, और जिसका पति मरा है सिर्फ वही गांव में रह गई है, बाकी सब अपना अपना हिस्सा लेकर शहर जा चले गए हैं। उसे भूखा मरने तक की नौबत आ गई। और जो बड़ी बहुरिया अब तक इतनी ठाट बाट से वो जिंदगी जी रही थी और अब उसकी ऐसी हालत हो गई है कि भूखे मरने तक की उसकी नौबत आ गई है। अब उसे बथुआ साग खाकर पेट भरना पड़ रहा है। बथुआ साग यानी हरी सब्जियां जो गांव वगैरह में खेतों में उगती हैं। मतलब ऐसे दिन आ गए हैं वो
पकवान नहीं खा सकती। जो एक हवेली की बड़ी बहुरिया है जिसने अच्छे-अच्छे क्लोथ्स वगैरह पहने होंगे, कपड़े पहने होंगे, ऐशो-आराम से वो जी होगी, अच्छे पकवान खाती होगी, आज उसकी ऐसी नौबत आ गई है जो गाँव के लोग आम लोग बथुआ साग खाते हैं, वही खाकर उसको गुज़र-बसर करना पड़ रहा है। गाँव की मुदियाइन बूढ़ी अपना उधार वसूलने के लिए बड़ी बहुरिया को खरी-खोटी सुनाती है और जब हरगोविंद वहाँ पहुँचता है बड़ी बहुरिया की हवेली, तो वो वहाँ बैठ जाता है, प्रतीक्षा करता है, बड़ी बहुरिया उनसे बात करेगी उनसे पहले, क्योंकि वहाँ पे जो गाँव की मुदियाइन बूढ़ी काकी है, वो वहाँ पहले से बैठी है और बड़ी बहुरिया ने उससे कुछ उधार लिया है, उसकी वसूली के वो वहाँ आई है और बड़ी बहुरिया को वो उसके ऊपर बहुत खरी-खोटी सुनाती है। और जो हरगोविंद है उसी दौरान उस पर मोदियान को भी सुना देता है, क्योंकि उससे वो अपशब्द बड़ी बहुरिया के लिए सुने नहीं जाते। वो भी बूढ़ी काकी को बहुत से अपशब्द कहता है, उनको बोलता है, उनको यहाँ तक वो काबली वाला कह देता है तो वो चिढ़ जाती है। वो काबली वाला इसलिए चिढ़ जाती है क्योंकि इस गाँव में एक विदेश से पहले एक व्यक्ति आता है काबुली वाला, वो यहाँ उसका नाम वो काबुल से आता है, तो उसका नाम पड़ जाता है काबुली वाला। इस गाँव में वो कपड़ा बेचने आता है। तो जब उसे अपना कपड़ा और वो अपने कपड़े की दुकान वो बूढ़ी काकी मोदियाइन के बाहर ही लगाता है। तो जब उसे कपड़ा बेचना होता है अपना, तो बड़ा स्वीटली बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत पैम्पर्ड करता है, बहुत बटरिंग करता है। लेकिन जब अगर उसको किसी से वसूली करनी होती है, तो वो बहुत से अपशब्दों का प्रयोग करता है। तो इसी बात को आधार बनाकर जो हरगोविंद है, वो मोदियान को ताना मारता है कि क्या तुमने जो लड़ाई करने के तरीके हैं, ये तुमने काबुली वाले से ही सीखे हैं, जो काबुल से आता था। तो इस पे जो मोदियाइन है, बूढ़ी काकी है, वो चिढ़ जाती है और वो तमतमाती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसके जाने के बाद जो बड़ी बहुरिया है, वो हरगोविंद को अपनी सारी पीड़ा, अपनी कथा सुनाती है। वह उससे अपने पीहर यानी अपनी मम्मी के घर संदेश ले जाने को कहती है और वो संदेश क्या है? वो संदेश है कि माँ से कहना मैं भाई-भाभियों की नौकरी करके पेट पाल लूँगी। बच्चों का झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूँगी। और वो अपना दुख अपनी माँ के लिए कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं कुछ भी करके वहाँ गुज़र-बसर कर लूँगी, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती। यानी वो एक नौकर की तरह भी वहाँ ज़िंदगी जीने को तैयार है। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में गड़ा बाँधकर पोखरे में डूब मरूँगी, और अगर माँ उसको यहाँ से नहीं ले गई, तो वो गले में घड़ा बाँध लेगी, यानी कोई बाहरी चीज़ बाँध लेगी और पोखरे में कुएँ में कूद जाएगी। उससे क्या होगा, वो भारी वेट की वजह से ऊपर तैर के नहीं आएगी और वो आत्महत्या कर लेगी। बथुआ साग खा कर मैं कब तक जीऊँ, किसके लिए, किस लिए जीऊँ? उनके आँसू भरे शब्दों ने हरगोविंद को भीतर तक झकझोर दिया। वह देवर-देवरानियों की बेदर्दी पर भी विचार करने लगा। क्यों विचार करने लगा? क्योंकि हरगोविंद भी इसी गाँव का, उसने शुरू से सब कुछ देखा कि पहले क्या ठाट-बाट थे, जब तक इनके हस्बैंड जिंदा थे तो क्या ऐशो-आराम था, और जैसे वो मरे हैं, सब अपना-अपना हिस्सा लेके किनारा हो गए हैं और अब इनको इनकी हालत पर छोड़कर चले गए हैं। पाठ में आगे की ओर बढ़ते हैं। पाठ बहुत सरल है, किसी तरह की कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, एक साधारण सी स्टोरी है। आशा करती हूँ पाठ अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हरगोविंद राह खर्च लिए बिना ही थाना बिहमपुर जाने वाली डाक गाड़ी में जा बैठा। अब ऑब्वियस है, जो मैसेंजर का काम कर रहा है, जो संदेशवाहक का काम कर रहा है, वो अपने खर्चे से तो जाएगा नहीं। लेकिन बड़ी बहुरिया की माली हालत देखते हुए वो उसको 5 रुपए देती भी है। जब वो कह रही है मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं है, उसकी ऐसी कंडीशन है, तो उसको भी शर्म आ जाती है और वो उससे वो 5 रुपए भी नहीं लेता। जबकि वो उसे कहती है कि ये 5 रुपए रख लो, ये तुम्हें जाने के काम आएँगे और आते हुए तुम माँ से राह खर्च ले लेना। लेकिन वो नहीं लेता है, वो कहता है वो मैं अपने आप एडजस्ट कर लूँगा, और वो उसकी माँ के घर जाने के लिए डाक गाड़ी में बैठ जाता है। वह बड़ी बहुरिया के शब्दों को याद करने और उन्हें उसी लहज़े में कहने की हिम्मत जुटा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, वो उसकी कंडीशन को भाँप गया था, वो उसकी स्थिति को जान गया था कि वो बड़ी बहुरिया के दुःख से दुखी था। संबंधिया का काम है मैसेज मिला उसको जहाँ तक पहुँचाना, वहाँ तक कन्वे करना। लेकिन जो हरगोविंद है वो टेंशन लेता है, वो एक संबंधिया की तरह ही नहीं। संबंधिया कोई आम इंसान नहीं होता, ये काम हर कोई नहीं कर सकता। भले ही संबंधिया को जो गाँव के लोग हैं उसके हरगोविंद को नल्ला, निठल्ला, पता नहीं किस-किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ये काम तो कोई भी कर लेगा, और उसकी उस समाज में, उस गाँव में कोई इज़्ज़त भी नहीं होती है। लेकिन जिसने जो शब्द कहे हैं उसको एज़ इट इज़ जहाँ तक कन्वे करना है, जहाँ तक पहुँचाना है, वहाँ तक कहना बहुत बड़ी
बात है। तो जो हरगोविंद है उसका भी काम सिर्फ मैसेज पहुँचाना है, लेकिन वो एक मैसेंजर की तरह नहीं सोच रहा है, यहाँ पर एक इंसानियत की तरह, एक इंसान की तरह सोच रहा है और वो उनके शब्दों को याद करता है और उन्हें उसी लहज़े में कहने की वो हिम्मत जुटाता है कि क्या मैं उनको इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊँगा? कटिहार जंक्शन पर पहुंचकर बेहमपुर स्टेशन की गाड़ी बदली और जब वो कटिहार जंक्शन पहुंचा, वहां से उसने ट्रेन चेंज की। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची, तब उसका जी भारी हो गया और जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचा तो उसका जी जो था भारी हो गया। जी भारी हो जाना यानी वो और भी ज्यादा नर्वस हो गया, मतलब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। वह किस मुंह से बड़ी बहुरिया का संवाद सुना पाएगा? हरगोविंद को गांव में प्रवेश करते ही गांव वालों ने पहचान लिया कि ये जलालगढ़ गांव का संबदिया है और ये पहचान गया कि ये उस जहां हमारी बेटी गई है वहां का ये संबदिया है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने अपनी दीदी का हालचाल पूछा। घर पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता की पांव लागी की यानी पैर छुए आशीर्वाद दिया। बूढ़ी माता ने समाचार पूछे। हरगोविंद ने सब ठीक बताया। अब यहाँ मैसेंजर का काम होता है, जो मैसेज है उसको ऐसे एज इट इज कन्वे करना, उसको जैसे के तैसे पहुंचाना, पर हरगोविंद ने ये नहीं किया। उसने बड़ी बहुरिया के लिए बताया सिर्फ सब कुछ ठीक है। उसने जो सही संवाद था उसने उसको नहीं पहुंचाया। उसने अपने आने का ये कारण बताया कि वह तो कल सिरसिया गांव आया था, अतः आज उन लोगों के दर्शन करने चला आया, यानी उसने झूठ बोला। जब बूढ़ी माता ने संवाद पूछा तो हरगोविंद टाल गया और कहा बड़ी बहुरिया ने कहा है कि छुट्टी होने पर वह दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात करके चली जाएगी। बूढ़ी माता ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि वह तो बबुआ से अपनी दीदी को लिवा लाने के लिए कह रही थी, यानी अपने बेटे से अपनी बहन को लाने के लिए कह रही थी कि अब उसका वहां कौन है, वो अकेली है, कोई नहीं है, हस्बैंड उसका मर चुका है और जो रिश्तेदार है, जो उसके देवर देवरानी है, जो भी है वो सब उसको छोड़ के जा चुका है, तो वो किसके लिए वहां वो रहेगी। मतलब उसकी माँ भी अपनी बेटी के बारे में समझती है और वो उसको लाना चाह रही थी, लेकिन उसने जो मैसेज था, संवाद था, हरगोविंद ने गलत पहुंचाया। आगे समझेंगे हम क्यों। अब उसका वहां रह ही क्या गया है, उसकी कोई खोज खबर भी नहीं लेता। मेरी बेटी वहां अकेली है। यह सुनकर हरगोविंद उन्हें दिलासा देता है कि जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। बड़ी बहुरिया तो गांव की लक्ष्मी है, वह गांव को छोड़कर शहर नहीं जा सकती। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की दशा को लेकर इतना भावुक हो उठा था कि उससे रात को ठीक से खाना तक नहीं खाया गया। यानी उसके अंदर भी, उसके मन में भी कश्मकश चल रही है कि मैसेज कुछ और है और वो बोल कुछ और रहा है। उनकी झूठी झूठी खबर वो दे रहा है और उसका मन भारी हो गया। क्यों? बड़ी बहुरिया की हालत को ध्यान में रखते हुए उसे रात को नींद तक नहीं आई। वह निश्चय कर रहा था कि सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा। उसका काम तो सही सही संवाद पहुंचाना है। वह बूढ़ी माता के पास जा बैठा, पर सही संवाद सुनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने लौटने का निश्चय प्रकट किया तो बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी। सो दही तो नहीं हो सकेगा आज, थोड़ा चूड़ा ही बासमती धान का लेते जाओ। और उसने अपनी बेटे के लिए कुछ खाने का सामान भेजा। अब जो हरगोविंद का काम था मैसेज पहुंचाना, उसने नहीं किया और अब वो वापस गांव की ओर जा रहा है। हरगोविंद उसे लेकर स्टेशन पर पहुंच गया। उसके पास केवल इतने पैसे थे कि वह कटिहार तक जा सकता था, क्योंकि उसने जाने का तो इंतजाम कर लिया था। उसने कहा था आने का आप मेरी माँ से ले लेना, पर उसने संवाद ही सही नहीं सुनाया। अगर वो उसकी माली हालत सुनती कि हाँ मेरी बेटी के पास पैसे नहीं है और उसने संबदिया भेजा है, क्योंकि उसने बोला ही झूठ, वो तो खुद वैसे कहीं से गुजर रहा था तो उसने सोचा दर्शन कर लूं, तो इसीलिए उसको पैसे ऐसे भी किसी ने नहीं दिए और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। सिर्फ कटिहार तक वो जा सकता था। वहां से गांव जो था 20 कोस दूर था। उसने पैदल चलने का निश्चय किया और वो पैदल 20 कोस यानी कटिहार से लेके अपने गांव तक 20 कोस पैदल गया। वह 10 कोस तो चल गया, फिर कस्बा शहर पहुंचकर पेट भर पानी पी लिया। उसे बड़ी बहुरिया की डबडबाई आंखें याद आ रही थी। डबडबाई यानी आंसू से भरी हुई, इमोशनल, भावुक आंखें याद आ रही थी। वह भूखी प्यासी राह देख रही होगी। वह चलता चला गया। वह गिरता पड़ता घर जा पहुंचा। बड़ी बहुरिया ने कहा, हरगोविंद भाई आ गए,
क्या हुआ तुमको? हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा। वह बिछावन पर लेटा हुआ था। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। थोड़ा दूध पीकर उसे होश आया। उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी, क्योंकि वह उसका संवाद उसके मायके में नहीं कह पाया। उसने बड़ी बहुरिया से प्रार्थना की कि वह गांव छोड़कर ना जाए। वह उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। वह उसकी माँ है, सारे गांव की माँ है। वह अब निठल्ला नहीं बैठेगा तथा उसका सब काम करेगा। यानी उसके अंदर के इमोशंस जाग गए, उसके अंदर की भावनात्मक संवेदना जाग गई। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पति थे तब उसको पूरी ऐशो आराम थी, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब जैसे उसके पति मरे, उसके साथ उसके रिश्तेदारों ने, उसके घर वालों ने उसका साथ छोड़ दिया। आर्थिक तंगी उसको हो गई और अभी तक वो एक गांव की लक्ष्मी की तरह थी और अब उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो इस पर जो हरगोविंद था वो इमोशनल हो गया। उसने कहा, मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा, मैं कमाऊंगा और मैं आपका ध्यान रखूंगा, मैं आपके सारे काम करूंगा। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। यह स्वयं संवाद भेजने की बात अपनी गलती पर पछता रही थी और वो खुद भी पछता रही थी कि अगर ये संवाद मेरी माँ तक पहुंच जाता या मेरे घर वालों तक पहुंच जाता तो वो भी कितना दुखी होते। वो शायद मुझे ले तो आते अपने साथ, पर वो भी मेरी इन बातों को सुनकर कितना दुखी होते। और यहाँ से बड़ी बहुरिया की सहन शक्ति का पता चलता है। वो कितनी लाचार है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कितनी विल पावर है कि वो अभी तक इस सिचुएशन को सह रही थी, रह रही थी। तो इस तरीके से जो पाठ है यहाँ समाप्त होता है। बहुत आसान पाठ है, किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भाषा को घुमा फिरा कर यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है। अत्यंत सरल भाषा में इस पाठ को आंचलिक शब्दों का प्रयोग करके फणीश्वर नाथ जी ने यहाँ प्रयोग किया है। मैं भी आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन, व्याख्या जो है आपको बहुत आसानी से समझ आई होगी। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। संवदिया के बारे में हम जान ही चुके हैं, एक गुप्त समाचार पहुंचाने वाला होता है। तो इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि जो संवाद उसे दिया गया है उसको जैसे का तैसा है उसको वैसा ही बोलना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। संवाद के साथ भावों को भी वैसे ही बताना है जैसे एक्सप्रेशन है सुनाने वाले के। संवाद को समय पर पहुंचाना तथा एक संवदिया की सबसे बड़ी विशेषता है टाइम पर पहुंचाना। संवदिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, उसे संवाद की भावनाओं से अलग रखना चाहिए। जैसे हरगोविंद भावनाओं में बह गया और उसने सही संवाद नहीं सुनाया। उसे मार्ग का ज्ञान होना चाहिए और संवाद को पहुंचाने में गोपनीयता बहुत आवश्यक है। और जो लोगों के मन में संवदिया के प्रति जो सोच है वो कुछ इस प्रकार है, और जो गांव वाले थे उनकी मन में अवधारणा थी कि संवदिया एक कामचोर, निठल्ला और पेटू आदमी होता है जिसके पास कोई काम नहीं होता और वो संवदिया बन जाता है। वो औरतों की गुलामी करता है, वो औरतों की मीठी मीठी बोली सुनकर उनकी बातों में आ जाता है और वो बिना किसी तरह की मजदूरी किए काम करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। किस प्रकार की आशंका हुई कि बड़ी हवेली से जब हरगोविंद को बुलावा आया तो उसके मन में यह आशंका हुई कि जरूर कोई गुप्त संदेश ले जाना होगा और इस संदेश की खबर चांद, सूरज और पेड़ों पक्षियों को भी नहीं लगनी चाहिए। उसको चिंता भी हो गई थी कि अब तो डाक घर खुल गए हैं, फिर भी ऐसा क्या समाचार है जो मेरे द्वारा ही बड़ी बहुरिया को पहुंचाना है। तीसरा प्रश्न है, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम स्टोरी के माध्यम से जान ही चुके हैं, बड़ी बहुरिया के लिए मायके ही वह स्थान रह गया था जहां वह आश्रय ले सकती थी और आश्रय को पा सकती थी। एक वही आखिरी उम्मीद की किरण बची थी। अतः वह अपने घर वालों को अपनी दशा बताने के लिए संदेश भेजना चाहती थी। उसका संदेश सुनकर वह चाहती थी कि मायके वाले उसे लेने आ जाए, क्योंकि अब वो यहाँ बिल्कुल अकेली थी और पहले तो उसके हस्बैंड थे तो वो राज-काज करती थी और अब दाने-दाने को मोहताज है। बथुआ साग खाकर पेट भर रही है, उधार तक नहीं चुका पा रही है। तो ये सारी आप बातें भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। हरगोविंद जब हवेली में कदम रखता है
तो बीते समय को याद करने लगता है, वहाँ के ठाट बाट की याद करने लगता है। बड़े भैया के रहते हुए हवेली की शान शौकत थी, वो अलग थी। घर में नौकर नौकरानियाँ थे, लोगों तथा मजदूरों की भीड़ हर समय रहा करती थी। बड़ी बहुरिया मेहंदी लगे हाथों से कई नाइन परिवार की जिम्मेदारियां उठाया करती थी। अब वह दिन नहीं है, हवेली नाम की बड़ी हवेली रह गई है और यहाँ की बड़ी बहुरिया की हालत अब नौकरानियों से भी गई बीती हो गई है। बहुत आसान है, पाठ बहुत आसान है, पाठ अत्यंत सरल है और पाठ समझ आ गया तो प्रश्न आप बड़ी सरलता से अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यही बोलूंगी, कोशिश कीजिए कि अपने पाठों के मेन बिंदुओं को अंडरलाइन कीजिए या पॉइंट्स में आंसर्स लिखिए, ताकि जो एग्जामिनर चेकर है उसका ध्यान मेन पॉइंट पे चला जाए। हाँ, बच्चे को पॉइंट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो इस आंसर में ये चीज बोलना चाहता है। अगला प्रश्न है, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला गई? तो संवाद कहते वक्त उसकी आंखें इसलिए छलछला गई क्योंकि वो अपनी दशा पर दुखी थी। वो इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो मरने तक को तैयार थी। उसने अपनी दशा को सबसे छुपाया था, लेकिन संवदिया उनकी दशा को जानता था। अपनी करुण दशा का वर्णन करते हुए उनकी आंखें जो थी छलछला गई। ऑब्वियस सी बात है, पास्ट में वो कितने अच्छे से लाइफ को जी रही थी, अब प्रेजेंट उनका कितना खराब है, तो ऑब्वियस है वो कंपेयर तो करेगी और उसकी आंखें छलछला गई कि अब खाने तक की उनको कितनी परेशानी हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने जो आंसर डिस्कस कर रही हूँ वही पॉइंट, अगर आपके माइंड में भी कुछ और पॉइंट इसी से अंदर आ रहा है जो मैं मिस कर रही हूँ और आपको लग रहा है कि आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर को लेंदी करने के लिए अकॉर्डिंग टू मार्क्स, तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेन जो चीज है, लेकिन होता कई बार मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको लेंदी करने के लिए आप और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगला है, गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था? उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा? गाड़ी पर सवार होकर उसे बड़ी बहुरिया का एक एक वचन कांटे के समान चुभ रहा था। आज वे जितने भी संवाद ले गया था वैसे नहीं थे। इसमें एक बेचारी बेटी अपनी माँ की सहायता के लिए पुकार रही थी। उसकी मार्मिक दशा का वर्णन उसके एक एक वचन से होता है। उसके वचन संवदिया को दुखी कर रहे थे। उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए पुराने संदेश को याद करने लगा। साथ ही उसने एक पुराना संवदिया गीत भी याद किया। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? वो क्यों इसलिए नहीं सुना सका क्योंकि वो बड़ी बहुरिया को गांव की लक्ष्मी मानता था। अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान की बात लग रही थी। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आ रही थी कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर रहा है, ना ही कुछ कर पाया है। उनके रहते उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह तो गांव वालों के लिए डूब मरने वाली बात है। ऑब्वियस है, वो उनको अपने गांव की लक्ष्मी कह रहा है, तो इसलिए वो इमोशनल होकर कि ये तो हमारी जिम्मेदारी, हमारे गांव में रह रही है, तो इमोशनल होकर वो संवाद नहीं सुना पाया। अगला प्रश्न है, संवदिया डटकर खाता है और अब फर कर सोता है, ये से क्या आशय है? यानी बहुत खाता है। ये हम पहले आंसर में डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों की धारणा यही है कि संवदिया का काम सिर्फ सोना है। तो इसका अर्थ है कि संवदिया जिनका संवाद लेकर जाता है और जिसको संवाद देता है उस घर में बहुत आवभगत होती है। अतः वह घरों में मजे से खाता है और यात्रा की थकान उतारने के लिए आराम से सोता है। ये उसका काम है। संवदिया होने के नाते अपनी स्वभावगत ये उसकी विशेषता है, तो आवभगत करवाना और विश्राम करना उसका अधिकार है। अगला प्रश्न है, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? तो जलालगढ़ यानी अपने गांव वापस पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने संकल्प लिया कि वह निठल्ला नहीं बैठेगा, बड़ी बहुरिया के लिए हर काम करेगा, उनको अपनी माँ की तरह रखेगा, वो खुद एक बेटे के समान रहेगा और अब वह माँ के समान उसकी देखभाल करेगा, उनको सारे कष्टों से दूर रखेगा। अगला एक लास्ट है, पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की हवेली रह गई है, तो इसमें वो सब कुछ आएगा कि पहले ठाट बाट थे लेकिन अब बड़ी हवेली रह गई है, वो नौकरानी बन गई है, ये सब कुछ इसमें आएगा। अगला प्रश्न है, हरगोविंद ने देखी अपनी आंखों से द्रौपदी की चीरहरण लीला। यहाँ द्रौपदी कहा गया है बड़ी बहुरिया को। तो प्रस्तुत पंक्ति में हरगोविंद उस समय का वर्णन करता है जब हवेली की रानी बड़ी बहुरिया की साड़ी तक उनके तीनों देवरों ने 3 टुकड़े करके बांट ली थी। यानी उनकी एक भी मूल्यवान चीज, एक भी कीमती चीज उन लोगों ने नहीं छोड़ी।
बड़ी बहुरिया के पहने हुए गहने तक नोचकर आपस में बांट लिए थे। हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के साथ यह अन्याय होते देखा था। उस अन्याय को दर्शाने के लिए हरगोविंद ने उसकी तुलना द्रौपदी के चीरहरण लीला से की है। बड़ी बहुरिया के साथ जो कुछ किया गया था वह द्रौपदी के चीरहरण से कम भयानक नहीं था। अगला है बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं। ये सारी पंक्तियां वही आएगी जब बड़ी बहुरिया अपना दुख प्रकट कर रही है कि पहले वो कितना अच्छे से जी रही थी, कितना अच्छा भोजन ग्रहण करती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है कि खेतों में उगने वाली सब्जी वो खा पाती है और जो भतुआ होता है वो खाली स्थानों पे कहीं भी उग जाता है। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अब उनको वो खा के अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। आगे अगला है अंतिम है, किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। यानी वह मन में सोचता है कि जिनको वो अपने यहाँ की लक्ष्मी कह रहा है, जो यहाँ मेहंदी लगा कर आई थी, उसके पति के मरने के बाद उसकी क्या दुर्गति हो गई है कि कोई भी उसका ध्यान नहीं रख रहा है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है और वो हमारे यहाँ की बहू है, हमारे यहाँ की लक्ष्मी है, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये सब सोचकर जो है वो इमोशनल हो जाता है और वो उनका संवाद नहीं सुना पाता है। तो इस तरीके से पाठ के प्रश्न उत्तर भी यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा प्रश्न मिलता है जिसका आंसर आप नहीं ढूंढ पाते या नहीं दे पाते तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो पे कमेंट ज़रूर दीजिए और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।